हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिक हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने उप सहसंयोजक यौगिकों की संरचना से संबंधित जो संयोजी बंध सिद्धांत था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, उसको एक्सप्लेन किया था। उसकी सहायता से sp3 d2sp3 dsp2 संकरण sp3d2 संकरण की सहायता से हमने उप सहसंयोजक यौगिक जो हैं, संकुल यौगिक जो हैं, उनकी स्ट्रक्चर को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, बॉन्ड एंगल को, उसको एक्सप्लेन किया था। लेकिन वहाँ पर भी संयोजी बंध सिद्धांत जो था, पूर्ण रूप से उनकी जो चुंबकीय गुण हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसको एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हुआ था। उसकी कमी को दूर करने के लिए नेक्स्ट जो थ्योरी है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। ये सिद्धांत जो बेथे नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जहां संयोजी बंध सिद्धांत वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिगेंड और मेटल के बीच में बनने वाले बंध को सहसंयोजी मानता है। अर्थात दोनों मेटल और लिगेंड आपस में इलेक्ट्रॉनों का समान साझा करते हुए, ये कहना है सहसंयोजी बंध का मतलब इलेक्ट्रॉन साझा करके ही सहसंयोजी बंध बनता है, उप सहसंयोजक बंध बन रहा है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है मेन, ये यहाँ पर CFT ये बताता है कि केंद्रीय धातु या धातु आयन जो भी है, मेटल है या M+ कोई भी आयन है, और जो लिगेंड के साथ में जो बॉन्ड बन रहा है, उसमें इनको धनावेशित बिंदु मानता है ये, और लिगेंड को ऋणावेशित बिंदु मान रहा है। यानी कि मेटल और लिगेंड के बीच में बनने वाला कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है, या इन यौगिकों की जो प्रकृति है, CFT के अनुसार कैसी होगी? आयनिक। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले हम ये मान लें कि केंद्रीय धातु आयन को, धातु है या मेटल जो सेंट्रल मेटल है या धातु आयन जो भी है, वो धनावेशित बिंदु है और लिगेंड ऋणावेशित बिंदु माना गया है। अतः धातु और लिगेंड के बीच बनने वाला जो बंध है वो आयनिक प्रवृत्ति का होगा। ये ऐसा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT मानता है। अब इस थ्योरी से पढ़ने से पहले जब मैं बता दूं आपको कि मेटल और लिगेंड इस तरह से लिगेंड हो जाएंगे, ये मेटल हो गया, केंद्रीय धातु आयन हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये नेगेटिव बिंदु मान लें। तो मेटल एंड लिगेंड के बीच में अंतर आकर्षण, इंटरेक्शन जो होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अंतरायन आकर्षण होने के कारण इस केंद्रीय धातु आयन जो है उसके चारों ओर एक फील्ड उत्पन्न होगा, जिसको हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल क्षेत्र। इसके मध्य अंतर क्रिया, इंटरेक्शन, मेटल एंड लिगेंड के मध्य अंतर क्रिया, इंटरेक्शन की क्रिया के फलस्वरूप अंतराकर्षण बल के कारण केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, फील्ड उत्पन्न होगा, जिसको हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड। उत्पन्न
क्रिस्टल फील्ड का मान, उस लिगेंड की प्रॉपर्टी, लिगेंड कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब क्रिस्टल क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसके कारण केंद्रीय धातु आयन के जो डी कक्षक हैं, डी कक्षक केंद्रीय धातु आयन यानी कि धातु में डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसमें से ये सभी कक्षक जो हैं, एस कक्षक अपन जानते हैं राउंड शेप में होता है, गोलाकार होता है, ऐसे गोलाकार, ये एस ऑर्बिटल। पी एक्स ये होता है, पी वाई ये होती है, पी जेड ये होता है डंबल, यानी कि एस गोलाकार होता है, डंबल शेप में होता है, डंबल आकार। कौन सा कक्षक? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। एंड डी कक्षक जो होता है, डी कक्षक द्विडंबलाकार डबल डंबल शेप में ये आकृतियां होती हैं। अब डी एक्स वाई, डी वाई जेड और जेड एक्स जो कक्षक होते हैं, ये 3, ये इस प्रकार से होते हैं। ये एक सिंपल सा, इसको 3D समझने के लिए एक आपके इस वीडियो के साथ में एक लिंक दिया होगा सब्सक्रिप्शन में, उसमें आप उस वीडियो को, लिंक को देख लीजिएगा। उसमें 3D चित्र आपको बिल्कुल और क्लियर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर भी आप इसको समझ लें। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये जो ऑरेंज दिख रहा है वाई एक्सिस हो गया, और ये जो आपकी तरफ जो निशान आ रहा है या ये येलो जो कलर का ढक्कन है, ये वाई जेड जेड हो गया। यानी कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पूरा लाइन, और ये जेड हो गया, ये एक्स वाई एंड जेड। 3D में समझने के लिए तो डी एक्स वाई का मतलब ये है कि ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, जेड की भी जरूरत नहीं है। तो इसके जो डंबल्स होंगे इस प्रकार से, वो डंबल ये x हो गया, ये y हो गया, और ये x dxy के जो डंबल होंगे वो इस एक्सिस के मध्य, इस प्रकार से ये सिंगल डंबल हो गया, ये दूसरा डंबल हो गया। ये कहने का मतलब ये है कि ये जो डंबल है अक्षों के मध्य, इधर से एक आ जाएगा यूं, और एक ये y, यानी कि x और y एक्सिस के मध्य ये dxy। y z है तो ये y है और ये z है, तो इसके जो डंबल होंगे वो इनके मध्य होंगे, यानी कि dxy x और y एक्सिस के मध्य इनके डंबल्स होंगे। YZ का मतलब है कि इसके जो डंबल्स हैं Y और Z एक्सिस के बीच में 45 डिग्री के एंगल पर होंगे क्रॉस में, और ZX के जो डंबल हैं वो भी Z और X या X और Z एक्सिस के मध्य 45 डिग्री के एंगल पर ये डंबल इस प्रकार से प्रेजेंट होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों जो है DXY, YZ और ZX एक्सिस के मध्य 45 डिग्री के एंगल पर बीच में रहते हैं, और इस पूरे जोड़े को, तीनों को T2G कहा जाता है। 3 कक्षक ऑर्बिटल्स की बात हो गई।
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो 4th एंड 5th नंबर के ऑर्बिटल हैं वो उन एक्सिस के साथ में ही प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि 0 डिग्री के एंगल पर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब ये है कि एक्स है और ये वाई है, तो इसका एक्सिस इसके साथ में ही रहेगा। इस तरह से ये एक्स और वाई, तो इसका एक्सिस ये एक्स इसके साथ में एक्सिस के साथ में ही रहेंगे। और डी जेड स्क्वायर जो है ये y मान लें, ये z, तो एक डंबल उसका इस तरह से होगा, दूसरा जो है वो इस तरह से होगा, ये डी जेड स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब ये कि ये 3 अलग प्रकार के हैं, T2G कहलाएंगे, और 2 जो एक्सिस के साथ में हैं इनको हम कहेंगे EG। शेप को अगर आपने सही ढंग से समझ लिया तो इस थ्योरी को समझने में हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। एक बार पुनः हम उसको समझ लें कि डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के जो डंबल हैं डबल शेप के डबल शेप में हैं, वो डंबल एक्सिस के मध्य में 45 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। एक्सिस जो है, अक्ष जो है उसके बीच में रहेंगे, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल हैं, जो कक्षक हैं, उनके जो लूप हैं, जो डंबल हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का इस तरह से एक्सिस के साथ में ही उपस्थित रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, और डी जेड स्क्वायर दोनों जो डंबल हैं वो एक ही एक्सिस पर रहेंगे जेड स्क्वायर में। तो इस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले आप उसकी 3D चित्र को देखने के लिए इस वीडियो के साथ में एक आपको लिंक दिया है, उस लिंक को खोलकर आप देख लीजिए। 3D चित्र आपको और भी दिखेगा, और ये देख लें कि डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड जो ऑर्बिटल हैं वो T2G कहलाएंगे, और तीनों ये एक्सिस के मध्य उनके डंबल प्रेजेंट रहेंगे, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के जो डंबल हैं वो एक्सिस के साथ में ही उपस्थित रहेंगे। तो बच्चों, ये तो वह हमारे डी कक्षक की आकृति हमने समझी। अब मैं आपको ये बता रहा था कि यहां पर जब मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल और लिगेंड के साथ में इनके मध्य जब अंतर क्रिया होगी, इंटरेक्शन होगा, एक दूसरे के मध्य आकर्षण होगा, तो धातु और लिगेंडों के मध्य अंतर आकर्षण क्रिया के कारण, इनमें आकर्षण बल के कारण धातु आयन के चारों ओर यहाँ पे एक फील्ड उत्पन्न होगा, ये जिसको हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड CF। अब ये क्रिस्टल फील्ड कितना उत्पन्न होगा, कैसा उत्पन्न होगा, वो लिगेंड की प्रबलता पर निर्भर करेगा। यानी कि लिगेंड जितना प्रबल होगा क्रिस्टल फील्ड उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा। इस लिगेंडों की प्रबलता को निर्धारित करते हुए उसके एक लिगेंडों की एक श्रृंखला दी गई है, जिसको कहेंगे स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज जो है वो लिगेंडों की प्रबलता के आधार पर उसको व्यवस्थित किया गया है। सबसे इस सीरीज के अनुसार सबसे प्रबल लिगेंड जो है वो कार्बोनिल है, CO। लिगेंड की घटते क्रम में मैं बता रहा हूं, NO2 माइनस नाइट्राइट, इसके बाद में और देखें CN साइनो। लिगेंडों की प्रबलता का घटता क्रम है ये।
EN समझते हैं आप, बताया आपको, इथिलीन डाइएमीन द्वितंतुक लिगैंड है ये। EN NH3 EDTA -4 इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। एक EDTA -3 भी है, इथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। H2O FCl Br इस तरह से एक लिगेंडों का जो इंपॉर्टेंट लिगेंड है वो मैंने आपको बताए हैं। ये लिगेंड जो है प्रबल लिगेंड है, माना जाए लगभग। ये मध्यम लिगेंड है और ये दुर्बल लिगेंड है। ये सीरीज आप जरूर याद रख लें कि सबसे प्रबल लिगेंड कार्बोनिल लिगेंड माना गया है। Na2-, इससे कम साइनो, इथिलीन डाइएमीन, NH3, EDTA, H2O, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। अब यहां लिगेंड अगर कार्बोनिल है तो प्रबल क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब लिगेंड और धातु के मध्य अंतर क्रिया के फलस्वरूप क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस क्रिस्टल क्षेत्र के कारण केंद्रीय धातु आयन के जो डी कक्षक हैं, विदाउट लिगेंड की प्रेजेंस में, जब लिगेंड नहीं थे उस समय ये सभी के सभी लिगेंड नहीं थे, उस समय ये सभी कक्षक, डी कक्षक जो थे समान ऊर्जा के थे, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। जब क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ था तब ये कक्षक सभी के सभी समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। समभ्रंश का मतलब है ये समान ऊर्जा के हैं। जैसे ही लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उनकी समभ्रंशता नष्ट होती है और ये एक बार सभी के सभी अधिक ऊर्जा के हो जाते हैं लिगेंड की प्रेजेंस में। अब लिगेंड की उपस्थिति में इनकी जो समभ्रंशता नष्ट हुई है उसमें से कुछ कक्षक कम ऊर्जा के हो जाते हैं जो स्थायित्व प्राप्त करते हैं और कुछ कक्षक अधिक ऊर्जा के होते हैं और वो अस्थायित्व प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से डी कक्षक की जो समभ्रंशता थी वो नष्ट हो गई। किसके कारण? क्रिस्टल फील्ड के कारण। और इस क्रिस्टल फील्ड के कारण डी कक्षकों की समभ्रंशता का नष्ट होना और डी कक्षक के दो भागों में बढ़ जाते हैं, निम्न ऊर्जा के कक्षक और उच्च ऊर्जा के कक्षक। इसको कहा जाता है डी कक्षक का विपाटन। डी कक्षक का विपाटन, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। किसके कारण हो रहा है ये? क्रिस्टल क्षेत्र के कारण हो रहा है। डी कक्षक समभ्रंशता थी, डी कक्षकों की जो समान ऊर्जा के थे वो नष्ट हो गए और इस प्रकार से कुछ कक्षक कम ऊर्जा के हो जाएंगे। अब कौन से कम ऊर्जा के होंगे और कौन से अधिक ऊर्जा के होंगे
वो डिपेंड करेगा आपका संकुल कैसा है। अब यदि संकुल की बात करूं, सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसको एक बार और बता दूं, बेथे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार मेटल को धनावेशित बिंदु माना गया है और लिगेंड को ऋण आवेशित बिंदु माना गया है। ऋण बिंदु और धन बिंदु के मध्य अंतर क्रिया आकर्षण के कारण, अंतर आकर्षण बल के कारण केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर एक फील्ड उत्पन्न होता है जिसको कहा जाएगा क्रिस्टल फील्ड, CFT। और इस CFT के कारण, CF के कारण, क्रिस्टल फील्ड के कारण केंद्रीय धातु आयन के जो समभ्रंश डी कक्षक थे, समान ऊर्जा के जो डी कक्षक थे, उनकी समभ्रंशता नष्ट हो जाती है। कुछ कक्षक कम ऊर्जा के हो जाते हैं और कुछ कक्षक अधिक ऊर्जा के हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है डी कक्षक का विपाटन, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। इसके बाद में इस विपाटन का मान, विपाटन कितना होगा, कितना गैप होगा, वो डिपेंड करेगा लिगेंड की प्रबलता। तो क्रिस्टल फील्ड जो संयोजी बंध सिद्धांत ने काम नहीं किया था, वो क्रिस्टल फील्ड ने किया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने किया और लिगेंडों की प्रबलता के अनुसार उस लिगेंडों का एक क्रम प्रस्तुत किया जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार सबसे प्रबल लिगेंड जो है वो कार्बोनिल है। ये प्रबल लिगेंड है, NO2CN है, ये प्रबल लिगेंडों की श्रेणी में आएंगे। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जो है वो एक दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में आएंगे। इस प्रकार से डी कक्षक का विपाटन हो जाते हैं जो दो कक्षक में, दो भागों में बट गए। अब हम शुरू करें कि अष्टफल के ऑक्टाहेड्रल जो संकुल है उसमें डी कक्षक का विपाटन किस प्रकार से होगा और कौन से कक्षक कम ऊर्जा के हो जाएंगे और कौन से अधिक ऊर्जा के होंगे, वो हम बताएंगे उसको। तो सबसे पहले हम देखें कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, अष्टफलकीय संकुल जो है, ऑक्टाहेड्रल संकुल, संकुलों में डी कक्षक विपाटन। तो अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षक का विपाटन आप इजीली उसको समझ सकते हैं कि अष्टफलकीय संकुल अपने इस प्रकार से होंगे, जहां तीनों पेन ये मिल रहे हैं, वहां मेटल मान लो, एक लिगेंड, सेकंड लिगेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इस प्रकार से लिगेंड प्रेजेंट हैं चारों कोनों पर, चारों बिंदुओं पर। सेंटर में मेटल है। तो जब मेटल और लिगेंड के बीच में अंतरक्रिया होगी, इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ पे जहाँ तीनों पेन मिल रहे हैं वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न होगा। इसके कारण क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होगा और डी कक्षक जो समान ऊर्जा के थे वो समभ्रंशता नष्ट हो जाएगी। ये ऑक्टाहेड्रल संकुल की पोजीशन होगी। तो जब मेटल और लिगेंड आपस में अंतरक्रिया करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, उस समय उस एक्सिस के साथ में जो पड़ने वाले कक्षक हैं वो प्रभावित होंगे और जो अक्ष के मध्य पड़ने वाले जो कक्षक हैं वो कम प्रभावित होंगे। किसके कारण? क्रिस्टल फील्ड के कारण। जबकि लिगेंड और मेटल जब अंतरक्रिया कर रहे हैं उसके रास्ते में उसके एक्सिस के साथ में जो कक्षक आ रहे हैं वो तो 100% प्रभावित होने। तो उस क्रिस्टल फील्ड के कारण और मेटल लिगेंड की अंतरक्रिया के कारण कौन से कक्षक प्रभावित होंगे? तो कक्षक जो प्रभावित होने वाले होंगे dx² - y² और dz²। क्यों होंगे? क्योंकि अक्ष के साथ में है। मेटल और लिगेंड के बीच में पड़ेंगे ये। क्यों? क्योंकि ये अक्ष के साथ में है। कौन से कम प्रभावित होंगे? तो जो एक्सिस के मध्य 45 डिग्री के एंगल पे जो लिगेंड और मेटल की अंतरक्रिया के बीच में नहीं आ रहे हैं वो कम प्रभावित होंगे। तो वो कौन से होंगे? dxy, dyz एंड dzx।
तो वो कम ऊर्जा के हो जाएंगे, और ये प्रभावित जो होंगे वो अधिक ऊर्जा के हो जाएंगे, यानी कि अनस्टेबल हो जाएंगे, और जो कम ऊर्जा के हैं वो स्थायित्व प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार dxy, dyz और zx, जिसको अपन T2g बोल रहे हैं, वो कम ऊर्जा के होंगे, और dx² माइनस y² और dz² अधिक ऊर्जा के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से डी कक्षक दो भागों में बढ़ गए, जिसको कहेंगे हम डी कक्षकों का विपाटन। डी कक्षक का विपाटन जो है वो लिगैंड की प्रबलता पे डिपेंड करेगा, कि लिगैंड जितना प्रबल होगा विपाटन ज्यादा करेगा, यानी कि दोनों के मध्य ऊर्जा अंतर ज्यादा होगा। निम्न ऊर्जा के कक्षक जो बनेंगे और उच्च ऊर्जा के कक्षक जो बनेंगे, उनके मध्य जो ऊर्जा का अंतर है 10 dQ के बराबर होगा। जितनी ऊर्जा कम होगी उतनी की ऊर्जा बराबर होगी, यानी कि टोटल ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसके जो डायग्राम है वो इस तरह से समझें उसको। ये स्वतंत्र धातु आयन के डी कक्षक हैं। धातु आयन ये dxy है, dyz है, dzx है, dx² माइनस y² है, एंड dz²। ये डी कक्षक हो गए पूरे। अब लिगैंड की उपस्थिति में ये डी कक्षक है, लिगैंड की प्रेजेंस में हो गया ये कक्षक dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² एंड dz²। इधर एनर्जी को बता दो, ये ऊर्जा। अब लिगैंड की उपस्थिति में अष्टफल की संकुलों में ये तीन जो कक्षक हैं वो अक्षों के बीच में रहते हैं, तो ये कम ऊर्जा के हो जाते हैं इस तरह से। ये हो गए, और ये अधिक ऊर्जा के हो गए। ये यहां से ये थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं उसको, इस तरह से ये हो गया। ये दोनों के मध्य ये इतना डिफरेंट आ रहा है। ये जो विपाटन है उसको हम लिखेंगे 10 dQ के बराबर है ये, या ऊपर यहाँ से और यहाँ से ये -0.4 ΔO और ये +0.6 ΔO, उसको लिख सकते हैं। ये जो है dxy, dyz और zx, ये जो है T2g बोला जाएगा। dx² माइनस y² और dz², ये जो हैं उनको हम बोलेंगे Eg कक्षक कहलाएंगे ये। अब यहाँ पर ये कमी हो रही है ऊर्जा में, ये माइनस हो गया, वृद्धि हो रही है, ये प्लस हो गया। इन कक्षकों के साथ 0.G4 ΔO लिखना है, और इसके साथ में 0.6 ΔO लिखना है, यानी कि 2 ऑर्बिटल है ये। कहने का मतलब 2 इंटू 0.6 बराबर प्लस का 1.2 ΔO, और ये 4 है, सॉरी 3 है, 3 -4 बराबर -1.2 ΔO, यानी कि जितनी कमी हुई उतनी की उतनी वृद्धि हुई। तो टोटल जो ऊर्जा परिवर्तन, नेट ऊर्जा में परिवर्तन हुआ वो तो क्या रहेगा, 0। यानी कि इन कक्षकों के साथ में 0.4 ही रहेगा और इनके साथ में 0.6 रहेगा। ये नीचे जब जो भी कक्षक आएगा जब भी माइनस होगा, और ऊपर जाएगा उसके साथ में प्लस रहेगा। अब इस तरह से हमने उसको
लिख दिया, ये विपाटन है। तो प्रबल लिगेंड जब कभी भी संकुल में उपस्थित होगा तो प्रबल लिगेंड में विपाटन जो है डेल्टा जीरो का मान युग्मन ऊर्जा से ज्यादा होगा, जबकि दुर्बल लिगेंड में विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा, युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। यानी कि प्रबल लिगेंड के लिए युग्मन ऊर्जा का मान कम है, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्मन होने के लिए, युग्मित होने के लिए कम ऊर्जा चाहिएगी, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रबल लिगेंड में युग्मित होते जाएंगे, जबकि दुर्बल लिगेंड में युग्मित न होकर, क्यों? क्योंकि युग्मन ऊर्जा के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो वो प्रबल लिगेंड 1 2 3 आने वाला चौथा इलेक्ट्रॉन प्रबल लिगेंड में ऊपर नहीं जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन चौथा, पांचवा और छठा, यानी कि पूरा जोड़ा बनने के बाद ही इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कक्षक में जाएगा। कौन से लिगेंड के लिए? प्रबल लिगेंड के लिए। दुर्बल लिगेंड में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा, सेकंड यहां भरा जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, फोर्थ यहां आएगा, फिफ्थ यहां होगा, 6 यहां होगा, 7 8 9 और 10। जबकि प्रबल लिगेंड में पहला इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, 7 8 9 और 10। तो अष्टफलकीय संकुलों का जो विपाटन डी कक्षकों का जो विपाटन चित्र है बच्चों, ये होगा। निम्न ऊर्जा वाले कक्षक कहलाएंगे T2G और उच्च ऊर्जा वाले कक्षक कहलाएंगे EG। प्रबल लिगेंड के लिए युग्मन ऊर्जा का मान कम होगा, विपाटन यानी कि विपाटन ऊर्जा, विपाटन ज्यादा होगा उसमें। दुर्बल लिगेंड युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, किससे? विपाटन ऊर्जा से। तो अष्टफलकीय संकुलों में इस प्रकार से डी कक्षक का विपाटन चित्र जो है वो बनेगा। अब हम इस सिद्धांत का उपयोग कैसे करें, कैसे इसका एप्लीकेशन है, कैसे इसमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं, क्या कैसे बताना है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको उसको बता दूं, फिर आपकी इसकी इंडेक्स जो है वो मैं बताऊंगा। उस एग्जाम्पल को ध्यान से समझें। FeCN6 3- में डी कक्षक विपाटन चित्र बनाकर T2G व EG के लिए विन्यास लिखो। ये इस तरह से इसका प्रश्न। अब देखिए, सबसे पहले 6 लिगेंड है, जो लिगेंड है वो प्रबल है, तो ये प्रबल लिगेंड है, और कौन सा संकुल हो गया? अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। Fe की माननी है x 6 - 1 = -3, x -6 -3 और x बराबर -3 + 6, x बराबर +3, ये हो गया। फिर
Fe26 लास्ट 6 है, ऐसे भी देख लो 6 वाले का 3d6 विन्यास 4s2। Fe+3 हो गया तो 3d5, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, 2 यहां से 3 निकल गए, 4s0 ये हो गया। यानी कि हमारा जो विन्यास आया वो कौन सा विन्यास हो गया, ये d5 विन्यास। d5 विन्यास है, उसको यहां लिखा, चित्र बनाया इस तरह से, ये हो गया अष्टफलकीय है, ये हो गया। इसके बाद में यहां विपाटन बता दो उसको, ये हो गया T2G नीचे लिख दिए, Eg इस तरह से ऊपर लिख दिए, इन बीच में ये लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद में यहां पे ये लाइन कर दो ऐसे, या माइनस लिख दो, यहाँ प्लस लिख दो, 0.4 डेल्टा 0 हो गया और 0.6 डेल्टा 0 हो गया। इस पूरे को लिखना चाहो 10dq लिख दो, ये हो गया। ये लिखने के बाद ये अष्टफलकीय विपाटन चित्र है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लिगेंड की प्रेजेंस में उपस्थिति। ये स्वतंत्र धातु आयन समप्रंश कक्षक हैं, ये लिख दिया। अब अपना काम बढ़ जाता है। प्रबल लिगेंड में युग्मन ऊर्जा का मान कम होता है, विपाटन ज्यादा हुआ है, गैप है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा और तीसरा यहाँ आएगा। थर्ड तक तो कोई समस्या नहीं। D1 D2 D3 विन्यास, चाहे प्रबल लिगेंड हो कि दुर्बल लिगेंड हो, यही विन्यास रहेगा। चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो अगर प्रबल लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, और यही दुर्बल लिगेंड होता है, ये विपाटन कम होता, गैप कम होता, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता। पर अपने पास लिगेंड कौन सा है, प्रबल, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और फिफ्थ लिगेंड भी, फिर फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। अब विन्यास ये हो गया हमारा। D5 प्रबल लिगेंड के लिए T2G5 एंड Eg0, ये हुआ। इसके बाद में अब म्यू चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना चाहें तो म्यू बराबर √n कोष्टक n+2, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो n 1+2 बराबर √3 बराबर 1.73 बोर मैग्नेटॉन, इस संकुल का चुंबकीय आघूर्ण म्यू होगा। इसके बाद में ये हुआ, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर लिया। यानी कि जब कभी भी प्रबल लिगेंड होंगे तब इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, चुंबकीय आघूर्ण कम प्राप्त होगा। जब दुर्बल लिगेंड होंगे तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा प्राप्त होगा। और निम्न चक्रण संकुल प्राप्त होंगे और दुर्बल लिगेंड होंगे वो उच्च चक्रण हाई स्पिन संकुल अपन को प्राप्त होंगे। अब ये जो अपन को विन्यास प्राप्त हुआ है T2G5 एंड Eg0, इसकी सहायता से हम एक उसकी स्थायीकरण ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, CFSE। देखिए
बिल्कुल इजी है। सी से हो गया क्रिस्टल, एफ से हो गया फिर, एस से हो गया स्टेबलाइजेशन और ई से हो गया एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा। एक बार और, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा। कितना संकुल ने स्थायित्व प्राप्त किया, क्या चेंज हुआ, वो अगर अपन को लिखना है तो ये विन्यास अपन ने मिला हुआ है, इसी का उपयोग करना है। जितने T2G जो इलेक्ट्रॉन है उसमें इसके साथ में नीचे -4 का गुणा कर दो, प्लस Eg के साथ में जो इलेक्ट्रॉन है, Eg के पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में प्लस 0.6 डेल्टा 0 का गुणा कर दो। ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा। T2G के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इंटू -0.4 डेल्टा 0 प्लस इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। 5 इंटू 0.40 2.0, लेकिन ये माइनस आएगा डेल्टा 0। इस तरह से उसकी CFSE मान आएगा, CFSE प्लस 2p लिखा। इसका मतलब क्या है, ये तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी आएगी, ये 2p का मतलब है टू पेयर, देयर आर 2 पेयर 1 and 2, 2 जोड़े बन गए। इसका मतलब 3p भी हो सकता है, 4p 2 जोड़े, ये चौथा जोड़ा, 5वां जोड़ा, इस तरह से उसको हम लिख सकते हैं। ये उसका एप्लीकेशन है। तो इस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, प्रबल लिगैंड है, दुर्बल लिगैंड है, इसको आराम से हम उसको समझ सकते हैं। उसका एक सारणी के द्वारा भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूँ, फिर बैठे बैठे आप उसको इंडेक्स को पूरा कर सकते हैं। इधर ये विन्यास लिख दिया, ये प्रबल लिगैंड के लिए, और ये दुर्बल लिगैंड के लिए। ऐसा इंडेक्स बना ले सकते हैं। ये विन्यास D1 ये हो गया, D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10 तक अपन इसके ऐसे इंडेक्स बना सकते हैं। इस विन्यास को लिखने के बाद में प्रबल लिगैंड या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें क्या प्राप्त होगा वो लिख दिया। विन्यास उसका लिख सकते हैं, ठीक है। CFSE मान भी ज्ञात करके लिख सकते हैं। म्यू या चुंबकीय गुण कितना प्राप्त होगा वो लिखा जा सकता है, और यहाँ पे CFSE मान म्यू हो गया और CFSE मान लिख सकते हैं। D1 विन्यास है प्रबल लिगैंड, तो T2G1 Eg0 प्रबल लिगैंड, T2G में बढ़ते जाएंगे पूरे,
T2G2 Eg0, T2G3 Eg0, T2G4 Eg0, क्योंकि पहले T2G पूरा कंप्लीट होगा, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके बाद Eg में ऊपर जाएंगे, किसमें, प्रबल लिगेंड के लिए। तो T2G5 Eg0, T2G6 Eg0। अब T2G भर गया है, अब प्रबल लिगेंड में अब Eg ऊपर जाएगा। T2G6 Eg1, T2G6 Eg2 एंड 2Tg6 Eg3 और B10 के लिए हो जाएगा Eg4। चुंबकीय आघूर्ण यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, या 3, चौथा इलेक्ट्रॉन वापस युग्मित होगा, यानी कि इस तरह का 1 2 3 4, यानी कि अयुग्मित यहाँ पे 2 ही रहेंगे। 1 2 3 4 5, अयुग्मित 1 ही रहेगा, इस तरह से। तो यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेगा, तो 1.73 Bm। 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे, 2.84 Bm। 3.87 Bm। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन वापस युग्मित हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ही युग्मित अयुग्मित रह रहे हैं, 2.84 Bm। एक ही इलेक्ट्रॉन 1.73 Bm। 6 यहाँ पे 0, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन युग्मित है, एक इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा, बाकी नीचे वाले युग्मित है, 1.73 Bm। 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित है, 2.84 Bm। 3 इलेक्ट्रॉन युग्मित है, नीचे वाले युग्मित है, 3.87 Bm। अब देखिए T2G, इसको CFSE मान ज्ञात करना है, कैसे, T2G में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें -0.4 का गुणा करना है, प्लस Eg में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें +0.6 का करना है, ध्यान रहे। तो अभी तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते तो अपने पूरे Eg में T2G में इलेक्ट्रॉन है, तो -0.4 का गुणा करते जाइए, तो -0.4 डेल्टा 0 प्राप्त होगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का गुणा हो जाएगा, -0.8 डेल्टा 0। 3 का गुणा 4 के साथ, -1.2 डेल्टा 0। 4 का गुणा होगा इसके साथ में, 4 × 4 -1.6 डेल्टा 0, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे युग्मित हो जाता है, इसलिए 1p। ये फिर D5 5 का गुणा, तो -2.0 डेल्टा 0 प्लस 2 जोड़े बन गए 2p। D6 सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, तो -2.4 डेल्टा 0 प्लस 3 पेयर्ड बन गए। इसके बाद में अब देखो ये इलेक्ट्रॉन D7 विन्यास का देखें, तो 6 इलेक्ट्रॉन के इसके साथ हैं, 6 -0.4 यानी कि -2.4 आएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Eg में आया है, इसका गुणा 0.6 से होगा 0.6, तो ये घट के रह जाएगा -1.8 डेल्टा 0। ये इस प्रकार से अपने मान ज्ञात करने हैं, प्लस 3p इसमें है। इस प्रकार से D विन्यासों के लिए, विभिन्न प्रबल लिगेंडों के लिए ये मान आएगा। इसके बाद में D6 विन्यास, अपन अब दुर्बल लिगेंड की बात करें, मैं किसी एक विन्यास को ले लूं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D5 के लिए जो दुर्बल लिगेंड है T2G में, कैसे, तो पहले इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे, चौथा ऊपर और पांचवा ऊपर, ऐसे। तो जो विन्यास होगा D5 का मैं बता रहा हूं, T2G3 एंड Eg2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा।
यानी कि इसके पास में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के कारण जहां प्रबल लिगेंड के लिए अपन को चुंबकीय आघूर्ण जहां 1.73 ही BM प्राप्त हो रहा था, वही प्रबल लिगेंड के तुलना में दुर्बल लिगेंड में 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। सो हमें चुंबकीय आघूर्ण 5.92 BM प्राप्त होगा। CFSE मान T2G में कितने हैं और EG में कितने वो देख लीजिए। तो T2G में 3 है, तो 3 का गुणा इस सूत्र के साथ होगा 3 इंटू -0.4 प्लस EG में 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू 0.6 ये, तो -1.2 प्लस 1.2 टोटल जो CFSE मान आएगा वो 0 हो जाएगा, ये 0। समझ गए? पैड कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देखें मैंने ये सारणी बनी है, आप ऐसी सारणी बना के जो विन्यास है उसको भी कंप्लीट कर दें। बहुत ही अच्छी थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से इसका बनेगा, कहीं से भी उसको उठा के पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड बताई है। और क्रिस्टल फील्ड पढ़ें, मैंने जब एक्सप्लेन किया था आपको बताया था डी कक्षक की ऑर्बिटल की जो शेप है उसको देखने के लिए जो इस वीडियो में जो मैं एक सब्सक्रिप्शन देंगे उस लिंक के साथ में उसे आपको लिंक देंगे, उस लिंक पर जाके आप डी कक्षकों की जो 3D शेप है उसको आप देख लीजिए, मैंने बताया, इसके बाद उसको देख लीजिए, आप बिल्कुल इजीली उसको समझ जाएंगे। क्योंकि ये थ्योरी जो है CFT डी कक्षक की ऑर्बिटल अगर आपको शेप समझ में आ गई तो मैं आपको ये कहता हूं कि ये थ्योरी आपको समझ में आ गई और ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और VBT की तुलना में ये थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रहे, आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझें। और कोई भी आपको प्रश्न लगता है, आपको कोई कठिनाई लगती है तो हमें आप वापस लिख के भेजिए, आपको हम सॉल्व करके हम आपका प्रयास करेंगे कि आपकी जो कठिनाई है वो दूर होगी। थैंक यू।